नमस्कार। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था, जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, केंद्र विधानमंडल अगले उसमें और महान्यायविद, उसी चैप्टर का एक पार्ट और है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें अब हमें दो चीजें आपको बतानी है। एक तो राज्यसभा और लोकसभा, और दूसरे हमें ये बताना है कि धन विधेयक। तो अब सबसे पहले हम राज्यसभा लोकसभा को पहले क्लियर कर देते हैं आपको, क्योंकि जो हमारा मंत्रिमंडल का प्रश्न है वो मंत्रिमंडल ही हम पढ़ा रहे हैं। हमारा जो है केंद्रीय विधानमंडल ही हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, 2-2 मिनट का है। राज्यसभा की मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या है 250, जिसमें 238 तो राज्यों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, और कुछ जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में स्पेशलाइज या नामित व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको राज्यसभा के अंदर स्थान दिया जाता है। वो 12 की संख्या हो सकती है उनको। लेकिन ये लोग जो 12 जो होते हैं, ये राष्ट्रपति साहब के चुनाव में वोटिंग का अधिकार इनका नहीं है, और ना ही उसमें भाग लेते हैं। इनका बस ये नामित किए जाते हैं इनकी क्वालिटीज और गुडविल को, अच्छाइयों को देखते हुए। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उनका चुनाव जो है विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा अनुसार किया जाता है। राज्यसभा की जो विधानसभाएं होती हैं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है, अर्थात एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। इसके बारे में जो जिक्र है अनुसूची, संविधान की जो अनुसूची 4 है, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य की कितनी सीटें नियत करती है। अनुसूची 4 में ये दिया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें का वर्णन है। अब देखिए, कुछ राज्य भी बढ़ भी गए हैं, जैसे उत्तराखंड है, झारखंड है, कुछ राज्य का निर्माण भी हुआ। तो अब उसमें देखना पड़ेगा उनको कितनी कितनी सीटें दी गई है। फिलहाल यह है कि प्रत्येक राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी कितनी सीटें होंगी नियत करती है अनुसूची नंबर 4। उसमें से देख के आपको पता लग सकता है कि किस किस को कितनी कितनी सीटें दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि ये एक स्थायी सदन है। तो हमारी जो संसद का निर्माण होता है, संसद के निर्माण में राज्यसभा लोकसभा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और ये जो राज्यसभा है, ये जो है उसका परमानेंट सदन है। ये इसका विघटन नहीं होता। लोकसभा तो खारिज की जा सकती है, लेकिन ये नहीं। इसमें खासियत इसकी क्या होती है, इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष नियत किए जाते हैं, रिटायर कह सकते हैं आप उन्हें, निर्वत किए जाते हैं। मतलब उनसे मतलब वो चले जाते हैं, छोड़ के उनका ड्यूटी खत्म हो जाती है। इसका एक सदस्य 6 साल तक जो है कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर राज्यसभा के लिए, भाई राज्यसभा के ऊपर का गठन कैसे होता, तो उसके लिए आप 2 शब्द अगर आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी है, राज्यों के कितने होते हैं, और संघ राज्य के कितने, संघ के जो सेंट्रल टेरिटरीज हैं इनके कितने होंगे, टोटल मेंबर कितने होंगे, नॉमिनेटेड कितने होंगे, कार्यकाल कितना होगा, कितने साल ये रुकते हैं। ये सारी की सारी बातें आपकी नोटिस में होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ जिक्र करते हैं
लोकसभा। लोकसभा की जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कई-कई पार्टियाँ अपने-अपने आदमी खड़े करती हैं और उनके आधार पर ही जी इसमें जो है चुनाव किया जाता है। तो आम जनता की सभा होती है, डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, डायरेक्ट वोट डलती है, एक वोट एक आदमी एक वोट। मैक्सिमम 550 सीटें हैं, जिसमें 500 सीटें 530 स्टेट की हो सकती हैं और 20 संघ राज्य की अलॉटेड की गई हैं। वोटर जो है 18 वर्ष का होता है इसमें देने वाला और इसकी अवधि जो है 5 वर्ष तक की होती है। 5 वर्ष के बाद में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं और आपातकाल की स्थिति में ये बीच में भी डिसॉल्व की जा सकती है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो भी इसके इलेक्शन लड़े। 25 साल का होना चाहिए, 25 साल में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल कम से कम एबिलिटी या उसकी आयु होनी चाहिए। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष शपथ ले, जिसका प्रपत्र तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ऐसे ये व्यक्ति आर्टिकल 84 में इनकी योग्यताओं के बारे में डिफाइन करते हैं साहब। तो ये राज्यसभा और ये था और ये हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में बता दिया कि संसद के जो है 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने राज्यसभा के बारे में बता दिया, लोकसभा के बता दिया और सबसे बड़ी बात थी कि हमने आपको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत जो है हमने आपको प्रिंसिपल ये भी बता दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब इसको चैप्टर को ये तभी पूरा माने जब इसमें धन विधेयक को आप समझ लें। धन विधेयक और वित्त विधेयक दो बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो मैं आज आपको धन विधेयक बता दूं, मेरे पे टाइम अभी इसमें है 20 मिनट 22 मिनट, तो मैं इसीलिए इसको मैंने सोचा था कि इसको राज्यसभा लोकसभा को जल्दी कर दूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पहलू नहीं था मेरे लिए। ये सब मैंने आपको नॉलेज देने के लिए कि आपको नॉलेज रहनी चाहिए राज्यसभा लोकसभा के क्या कितनी उम्र होनी चाहिए। अब आओ बात करते हैं धन विधेयक। बड़ा अच्छा टॉपिक है धन विधेयक, मनी बिल जिसे बोलते हैं। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध, अब ये क्या है साहब, इस संबंध को समझ लीजिए आप। कौन कौन सी परिस्थितियों में धन विधेयक लाया जा सकता है या कौन सी एक विषय वस्तु हो जिनके ऊपर लोकसभा धन विधेयक ला सकती है। एक बात आप अपने जहन में लगा लें कि लोकसभा ही एक ऐसा सदन है जिसके अंदर धन विधेयक लाया जा सकता है। ये राज्यसभा के क्षेत्राधिकार में नहीं चालू होता, ये इसका उदय लोकसभा से ही होता है। तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो जो 7 प्रकार बताए जा रहे हैं उनमें से कोई एक हो। वो पहले हिंदी पढ़ता हूं फिर मैं अपने को शुद्ध हिंदी पढ़ता हूं आपको। पहले, जब कभी सरकार को किसी कर का आरोपण करना हो, उत्साधन करना हो, परिहार करना हो, बदलना हो या विनिमय करना हो, तो उसके लिए धन विधेयक लाया जा सकता है। या दोबारा इसको हिंदी में थोड़ा आसान से बता दूं, किसी कर को लगाना है, कर को हटाना है, किसी कर को त्यागना है, किसी कर को चेंज करना है, बदलना है या किसी कर का एक्सचेंज करना है, ऐसी किसी परिस्थितियों में धन विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है, रखा जा सकता है लोकसभा के सामने। या भारत सर भारत सरकार द्वारा
धन उधार लेने का विनिमय करना या प्रतिभूत करना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना, विनियमन करना या प्रतिभूत करना, या भारत सरकार को लोन वोन की आवश्यकता हो तो भैया भी, या गारंटी वगैरह की व्यवस्था हो तो भी इसे लाया जा सकता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि निधि की अभिरक्षा और उसमें धन डालना या उसमें से निकालना। भारत की जो आकस्मिकता निधि है या संचित निधि है, उसमें आपको कुछ करना हो भाई साहब, उसकी अभिरक्षा करनी हो, उसमें से धन डालना हो, निकालना हो, उसके लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, इस विधेयक को लाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका तीसरा पहलू। तीसरी शर्त तो ये हुई साहब। एक चौथी शर्त है, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना हो। भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना हो तो भी ला सकते हो आप। हाँ, ये बताना भूल गया कि ये आर्टिकल 110 का सब सेक्शन 1 है, और सॉरी सब सेक्शन कह गया, आर्टिकल 1 110 का उपबंध 1 की बात कर रहा हूं मैं, धन विधेयक की जो बात कर रहा हूं, तो आर्टिकल 110 में ये होता है, और जो इसकी परिभाषा दी गई है 110(1) में दी गई है। तो भारत की संचित निधि के धन का विनियोग यदि विषय है, इस विषय में लाया जा सकता है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना है, भारित व्यय घोषित करना है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय करना है, उस पर ला सकता है। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखों के मध्य धन प्राप्त करना, या ऐसे धन को अभिरक्षा या निकासी या संघ या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षा रखना हो। इनमें से किसी एक बात के लिए या किसी दो बात के लिए इस विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पहले इसको लाने के लिए केवल ये 7 कंडीशन होनी चाहिए। 7 कंडीशन मैंने आपको बता दी, एक बार और रिपीट करता हूं। नया कर लगाना है भाई, कर का लगाना है, उत्साधन करना है, परिहार करना है, बदलना है, विनिमय करना है, या सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय करना है, संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा और उसमें धन डालना या निकालना है, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना है, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना है, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखों के मध्य धन प्राप्त करना, ऐसे धन को अभिरक्षा या निकासी या संघ या राज्य के हिसाब का लेखा परीक्षण करना। इनमें से किसी एक के ऊपर जो लाया जाता है वही वित्त विधेयक धन विधेयक कहलाता है। अर्थात मीनिंग देयर बाय ये है कि इसको लाने का एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन परिस्थितियों में ही ये लाया जा सकता, अन्य परिस्थितियों में इसको नहीं लाया जा सकता। तो ये 7 कंडीशंस जो 110(1) में दी गई हैं, यदि कोई ऐसी बात होती है तब वो धन विधेयक होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये कौन बताएगा कि ये धन विधेयक है, क्योंकि ये वित्त विधेयक की तरह भी लगता है कई बार। भाई वित्त विधेयक में भी तो धन ही शामिल है, तो ये कौन बताएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में संविधान क्या कहता है हमारा? लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि ये कौन सा विधेयक है। जब यह राष्ट्रपति या राज्य के पास समक्ष रखा जाएगा पारित करने के लिए, तब उस पर लोकसभा अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित और प्रमाण अंकित करते हैं कि यह धन विधेयक है। अर्थात खोला जाएगा इसको। जब ये प्रश्न निर्धारित करना हो और डाउट क्लियर हो जाए, माइंड में डाउट हो जाए, क्योंकि इसमें भी धन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इसमें 7 कंडीशन है धन की। वित्त विधेयक में इसके अलावा और भी हो सकती है।
तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। जब इस विधेयक को आगे बढ़ाया जाएगा तब ये बताएंगे कि भैया ये कौन सा विधेयक है। एक तो इसकी बात है। अब इसकी प्रक्रिया की बात करो, थोड़ी प्रक्रिया जटिल भी नहीं है, कुछ नहीं है वैसे तो प्रक्रिया जटिल तो कुछ ना है। सबसे पहली बात तो ये कि लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, लोकसभा में ही पेश किया जाता है और कहीं नहीं होता। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सिफारिश आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, बिना बिना सिफारिश के प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इस पर मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है, तभी राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इस पर मंत्रिमंडल अपनी की सिफारिश होती है, तभी यह राष्ट्रपति को भेजा जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को अपना डिसीजन इसमें 14 दिन के अंदर देना चाहिए। यदि राज्यसभा 14 दिन में अपना डिसीजन नहीं देती है तो ये पारित मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों, अगर राज्यसभा के पास भेजा गया, राज्यसभा ने इस पर कुछ सिफारिशें लगा दी अपनी, तो लोकसभा उसकी कुछ सिफारिशों को तो मान सकती है और कुछ को अस्वीकार भी कर सकती है। अगर राज्यसभा ने अपनी इस पर कुछ सिफारिशें लगाई, कुछ बात कही, अपना कथन रखा, तो लोकसभा की पावर है कि वो चाहे उन सारी सिफारिशों को मान ले, उनमें से किसी एक को मान ले या सबको निरस्त कर दे। तो ये बड़ा वो है कि कितनी पावर इसको इनको दिए। देखो, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तब धन विधेयक दोनों में स्वीकार माना जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, मान लो इन्होंने सिफारिश करी, कुछ लगाई, बताइए ये है, और उसको वो स्वीकार कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि भाई उन्होंने जो है ये पारित हो गया विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा की सिफारिशों में से किसी के भी स्वीकार नहीं करती, यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों में से कोई सी को भी स्वीकार नहीं करती, तो धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों में पारित समझा जाएगा जिसमें कि वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। मानी मानी, नहीं मानी नहीं मानी, ये तो उसी विधि से पारित माना जाएगा कि वहां से पारित हो गया तो पारित हो गया। राज्यसभा 14 दिन में वापस नहीं करती तो वह दोनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें कि लोकसभा ने उसे पारित किया था। राज्यसभा इसको अधिक से अधिक 14 दिन रोक सकती है। आर्टिकल 109 उपबंध 2 सब आर्टिकल 2 109 ब्रैकेट 2 में ये प्रोविजन, ये कंडीशंस इस विधेयक की राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के विषय में दी गई है। 14 दिन वाली स्पेशल बात याद रखें, इसमें जो राय है वो लोकसभा की प्रथम है, उनके ऊपर बाइंडिंगकारी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में इसे भेजा जरूर जाता है। ये बता के भेजा जाता है कि धन विधेयक है, वो इस पे अपनी सिफारिश कर दें तो बेटर है, नहीं करते तो वो उनकी अपनी राय है, क्या विचार रखते हैं, हर एक का अपना अपना विचार है, स्वतंत्रता है। धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा की शक्ति है वो फाइनल है। धन विधेयक के संबंध में
जो लोकसभा की शक्ति है वो फाइनल है। राज्यसभा को अस्वीकार या संशोधन करने का अधिकार नहीं है इसमें। राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती, ना स्वीकार कर सकती है, ना इसमें संशोधन कर सकती है। तो ये था धन विधेयक। अब कई बार इसमें प्रश्न आ जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। तो ये 2-3 लाइन है, मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। देखिए, इसमें तो ये 7 विधि जो बताई गई है 110 में, ये उन्हीं में लाया जा सकता है धन विधेयक। लेकिन वित्त विधेयक में अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक भी होता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है तो वित्त का ही प्रबंध करता है, लेकिन इसको धन विधेयक नाम दिया गया है। लेकिन वित्त विधेयक जो है वो उसमें भी धन का ही जिक्र है, लेकिन उसमें अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं इन विषय के अलावा। तो इसलिए वो विधेयक वित्त विधेयक ही है। इस विधेयक का, धन विधेयक का, लोकसभा में दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक नहीं है। क्या था, दोनों सदन ही इसे बहुमत से पारित करें, नहीं। ये लोकसभा से पारित हो गया तो फाइनल है। ये दोनों सदन से पारित होना चाहिए। वो वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तभी वो वित्त विधेयक एनफोर्समेंट में आएगा। राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता धन विधेयक को, जैसा आया है उसको स्वीकार कर लो। लेकिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक है, ये केंद्रीय विधानमंडल का समाप्त होता है। अब जो हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए, धन विधेयक, धन से संबंधित किस तरीके से व्यवस्था की जाए, लोकसभा के कितने अधिकार हैं, राज्यसभा के कितने अधिकार हैं धन विधेयक में, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, और कौन ये बताएगा कि ये धन विधेयक है। ये सारी की सारी व्यवस्था आर्टिकल 110 में की गई है। और ये धन विधेयक शॉर्ट नोट्स के रूप में कई बार एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। दूसरा, हमने आपको महान्यायविधि बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो पहले बताया वो भी बहुत। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने आपको इसलिए बताया कि लोकसभा और राज्यसभा की नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या गठन है, कितने साल चलती है, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट को, एक एडवोकेट को राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, हम जो अपने संविधान को पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो स्टूडेंट हैं उनको हम इतना मटेरियल दे सकें कि वो एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाएं। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है लोकसभा राज्यसभा की, तो फिर आपको किताबें ही देखनी पड़ेंगी, बिना किताबों के नहीं हो सकती। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्लियर करूं कि क्या क्या संबंध है, क्या पावर्स हैं, क्या वो है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ाने की मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो रहती है। तो एक तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आप लोग देखें, धन विधेयक देखें, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर देखें, और केंद्र विधानमंडल में तीनों जो पावर्स हैं, ये जो शामिल हैं तीनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये मेरे द्वारा केंद्र मंत्रिमंडल का एक चैप्टर जो है
जो अनुच्छेद नंबर 79 से 122 तक के डिफाइन करता है संविधान में वर्णित शक्तियों का, वो आपको बताने की कोशिश की गई। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? देखिए, मैं टॉपिक इसलिए बताता हूँ आपको, जो आप भी तैयार करके लाओ, उससे आपको फायदा रहेगा। अच्छा हाँ, मैंने एक टॉपिक में महायोग भी बताया आपको, महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ, तो आप उसको भी तैयार करें। अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो संघ की न्यायपालिका के ऊपर होगा। अभी तो संघ के विधानमंडल पे था हमारा लेक्चर, कानून किस तरीके से बने, राष्ट्रपति हमने बता ही दिया कार्यपालिका। अब ये हमारी न्यायपालिका का चैप्टर होगा, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 बताएंगे। उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्चतम न्यायालय का कैसे गठन होता है, कितने मजिस्ट्रेट, कितने उसमें न्यायाधीश होने चाहिए, क्या होना चाहिए, और उनकी क्या शक्ति है, फंडामेंटल राइट को कैसे इन्फोर्समेंट कराते हैं वो, ये सारी की सारी बातें, फंडामेंटल राइट्स के कस्टोडियन कैसे बने ये और इनको कैसे हटाया जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन सा जुरिडिक्शन उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, अधिकार था अर्थात उच्चतम न्यायालय की, ये सारी की सारी बातें हम आपको कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 133 में क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि उच्चतम न्यायालय एक इंपॉर्टेंट पहलू है, इसलिए ये बड़ी तसल्ली से और सादगी से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है और इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीगल प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें भी इसका क्या रेट जुरिडिक्शंस है, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको ये सारी की सारी रेटें भी बताऊंगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दायर करने वाली रिटें और क्या रेमेडी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के पास इनके बारे में है, ये सारी रेट्स आपको जो है बताने की कोशिश करूंगा, और उच्चतम न्यायालय कौन सी रेट डील करता है। तो देखते हैं, अगले टॉपिक का इंतजार करें आप भी, मैं भी करता हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं भी 133 लेक्चर बनाऊंगे अगली बार। तो संघ की न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय, आर्टिकल 124 टू 147 तक अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि आप भी एक बार देखें, आए, देख कर आए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पढ़ के आते हैं तो अच्छा लगता है, आपको पता होना चाहिए। मैं तो कुछ दिन में ये चाह रहा हूँ कि इस तरीके की वीडियो बनाएं कि आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकें, आप और हम आमने सामने हो, मीटिंग हो। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके जैसे जैसे ये हमारी वीडियो थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगी, लोगों का इंटरेस्ट इसमें आएगा, लोगों को ये पसंद आएगी, तब उस व्यवस्था को किया जाएगा कि किस तरीके से लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन के जवाब दिए जाए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।